नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में बीए सेकंड ईयर सेकंड पेपर, जिसमें हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पेपर में हम बात कर रहे थे राज्यसभा के संदर्भ में। राज्यसभा की रचना के बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य संख्यों के बारे में, इनकी योग्यता के बारे में, इनके निर्वाचन के बारे में, इनके जो चुनाव प्रक्रिया होती है उनके बारे में, इनकी जो कार्यकाल होता है उनके बारे में, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के प्रमुख कार्यों के बारे में व राज्यसभा की जो कार्य व शक्तियां हैं उसके संदर्भ में व राज्यसभा की आलोचना के संबंध में। देखिए, हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं एक दो कार्यों के बारे में कि किस प्रकार से इनकी कार्य व शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो विधेयी शक्तियाँ होती है राज्यसभा की, विधेयी शक्तियाँ होती है जो राज्यसभा की, उसमें क्या होता है कि मैंने आपको पूर्व भी बताया कि यहाँ तक अपना हो गया था महाभियोग तक। विधेयी शक्तियों में क्या होता है कि राज्यसभा भाग लेती है, यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो साधारण विधेयक पारित किया जाता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। विधेयी शक्ति के संदर्भ में दोनों में समान क्या है, दोनों में समान रूप से शक्ति का बंटवारा किया गया है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। लेकिन अगर संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक में, अगर संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक में तो पावरफुल कौन हो जाएगी? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है। आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगर किसी भी विधेयक, साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो और राष्ट्रपति को यह आवश्यकता लगे कि इस विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाए। देखिए, संयुक्त बैठक कब होती है वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जब कोई साधारण विधेयक मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हो, लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में संयुक्त बैठक हो सकती है। अगर साधारण विधेयक के संदर्भ में बात करें, हम पहले इधर राज्यसभा में लाते हैं। अगर राज्यसभा में लाते हैं और लोकसभा अस्वीकार कर देती है तो फिर उस पर संयुक्त बैठक नहीं होती। क्यों नहीं होती संयुक्त बैठक? क्योंकि सरकार किसकी होती है? सरकार होती है जिसकी लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता हो। यानी कि लोकसभा अगर अस्वीकार कर देगी तो क्या राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा? नहीं बुलाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए क्या नहीं होगा? संयुक्त बैठक नहीं होगी। इस प्रकार से हमने बात की थी विधेयी शक्ति के संदर्भ में, राज्यसभा के संदर्भ में, कि राज्यसभा का कार्य क्या है। किसी भी विधेयक को साधारण विधेयक को पारित करने का, स्वीकार अस्वीकार करने की शक्ति है, तो कानून बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम बात करें साधारण विधेयक को राज्यसभा
साधारण विधेयक को राज्यसभा लगभग 6 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है? 6 माह तक। पहली बार जब लोकसभा साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो 4 माह तक उस पर विचार विमर्श करके उसे पुनः लौटा सकती है। देखिए यहाँ पर जो 6 माह रोकने का जो अधिकार होता है वो इन्हें टुकड़ों में होता है, 4 महीने और फिर इसके बाद में 2 महीने। इस प्रकार से हम इनके बात करें कि साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है, तो वो 6 माह तक, क्योंकि 6 माह तक के बाद अस्वीकार कर देती है तो उस पर क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक में लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण किसकी माननी पड़ेगी? लोकसभा की। तो अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति के संबंध में। देखिए वित्तीय शक्ति के संबंध में भी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 112 के तहत जो भी बजट पेश किया जाता है संसद में, जो भी संसद में बजट पेश किया जाता है, यानी कि लोकसभा में पहले बजट पेश करेंगे, राष्ट्रपति के नाम से होगा और लोकसभा उसे स्वीकृति देके कहाँ भेजेगी? राज्यसभा में। यहाँ पर वित्तीय संबंध में हम बात करें तो राज्यसभा किसी भी बजट को, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कि यह राज्यसभा की एक शक्ति होती है कि वह वित्तीय विधेयक या धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है, यानी कि उसको विलंब कर सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। हम बात करें संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के संदर्भ में तो राज्यसभा का संविधान संशोधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्ति दी गई है। किस संदर्भ में? दोनों को संविधान संशोधन के संदर्भ में समान शक्ति प्राप्त है। दोनों ही इतनी पावरफुल है कि अगर संविधान संशोधन लोकसभा में अटक जाता है या राज्यसभा में अटक जाता है तो वह संविधान संशोधन नहीं हो सकता एक सदन के बिना। तो यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों को ही समान अधिकार दिया गया है। किसके संदर्भ में? संविधान संशोधन के संदर्भ में। देखिए संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है हम बात करें, जैसे कि किसी भी सदन में रखा गया, पहले राज्यसभा या लोकसभा, तो हम बात करेंगे राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी सदन में संविधान संशोधन रखा गया तो उसमें जो सदस्य संख्या होगी कुल, उसका बहुमत व उपस्थित व मतदान का 2/3 से पास होना आवश्यक है प्रत्येक सदन में। तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही संविधान संशोधन माना जाता है। देखिए हम बात करें संविधान संशोधन के बारे में प्रॉपर राज्यसभा के संदर्भ में तो राज्यसभा को भी उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितने लोकसभा को प्राप्त हैं। तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा भी यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ पर लोकसभा की मनमानी को रोक सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा यहाँ पर लोकसभा की या सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं कार्यपालिका से संबंधित। देखिए संविधान संशोधन के जो प्रकार है साधारण और विशेष, इनके संदर्भ में हम जब संविधान संशोधन का टॉपिक आएगा तब वहाँ पर हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे कि संविधान में
किस प्रकार से 2 प्रकार के संविधान संशोधन बताए गए हैं, उनकी चर्चा के संदर्भ में हम वहाँ पर बात करेंगे। हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ राज्यसभा की कार्य व शक्तियों के संदर्भ में, तो हम अब बात करते हैं चौथे पॉइंट कार्यपालिका से संबंधी कार्य के संदर्भ में। देखिए कार्यपालिका से संबंधी कार्य के संदर्भ में हम बात करें तो कार्यपालिका जो भी कोई कार्य करेगी, अगर राज्यसभा के सदस्यों को वो कार्य गलत लगेंगे या राष्ट्र हित में नहीं होंगे तो राज्यसभा कार्यपालिका की आलोचना करके उसे नियंत्रित कर सकती है। देखिए नियंत्रण करने का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर राज्यसभा केवल सरकार की आलोचना कर सकती है, उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए यहाँ पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा क्या कर सकती है, आलोचना कर सकती है, किसकी, सरकार की या मंत्रिपरिषद की। किसी मंत्री विशेष के बारे में भी यह आलोचना कर सकती है। हम बात करें अब निर्वाचन से संबंधी कार्य के संदर्भ में कि राज्यसभा का निर्वाचन संबंधी क्या कार्य हैं, किस किस में भाग लेती है राज्यसभा के सदस्य। देखिए राज्यसभा के सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मनोनीत सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। ये किसी विशेष क्षेत्र से होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, समाज सेवा, इनसे संबंधित जो होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। हम बात करें निर्वाचित सदस्यों के बारे में तो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है वहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटों का जो वर्गीकरण किया गया है, वहाँ पर विधानसभा द्वारा अनुपातिक मतगणना के आधार पर इनका चुनाव करती है, यानी कि निर्वाचित करती है। हम बात करें निर्वाचन के संबंध में तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि जो चुनाव मंडल होता है, यानी कि जो निर्वाचन मंडल होता है राष्ट्रपति का, उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने के कारण यहाँ पर भी क्या किया गया है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेते। वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, भाग सिर्फ लेते हैं कौन, निर्वाचित सदस्य। हम बात करें निर्वाचन के संबंध में तो निर्वाचन के संबंध में हम बात करें उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक संसद का भाग है, संसद का अंग है, संसद का सदन है। इस वजह से इसके सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य, कुल सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनने का कार्य करते हैं, यानी चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राज्यसभा के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
देखिए बात करें हम निर्वाचन से संबंधित, तो यहाँ पर जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनके द्वारा ही उन्हीं में से ही एक उपसभापति के तौर पर राज्यसभा का उपसभापति नियुक्त किया जाता है। यानी कि निर्वाचन के माध्यम से एक उपसभापति को चुना जाता है। ये राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर के एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। यह भी एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित प्रमुख कार्य है। देखिए हम बात करें राज्यसभा के संदर्भ में, तो महाभियोग भी इनकी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। महाभियोग से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 61 में दिया गया है, जो राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है। देखिए हम बात करें महाभियोग के संदर्भ में, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अमेरिका से अपनाए हैं और यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के संविधान का उल्लंघन करने पर लाया जाता है। हम बात करें राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है उसमें लोकसभा के समान ही राज्यसभा का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है या महत्वपूर्ण शक्ति है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें महाभियोग के संदर्भ में, तो लोकसभा व राज्यसभा दोनों को समान शक्तियाँ दी गई है। देखिए जो महाभियोग है वो सिर्फ किसके लिए लाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए। देखिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर उनके खिलाफ महाभियोग नहीं होता, वो उनके खिलाफ होता है उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग के समान प्रक्रिया। महाभियोग के समान प्रक्रिया यानी महाभियोग तो किसके खिलाफ लाते हैं? राष्ट्रपति के लिए। लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि महाभियोग के समान प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्हीं सभी को हटाने में समान शक्ति प्राप्त है। किसको? राज्यसभा को। देखिए राज्यसभा के सदन में बिना पारित हुए ऐसा संभव नहीं है कि एक सदन पारित कर दे महाभियोग और दूसरा नकार दे फिर भी पद से हटा दिया जाए, ऐसा संभव नहीं। दोनों प्रत्येक सदन में पास होना आवश्यक है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत व 2/3 बहुमत से पारित होना प्रत्येक सदन में अनिवार्य है। महाभियोग तब ही लागू होगा। देखिए हम बात करें राज्यसभा के संदर्भ में, तो राज्यसभा में व लोकसभा में ये क्या है? समान शक्तियां हैं। हम बात करते हैं अगले टॉपिक के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। हम अगले टॉपिक के संदर्भ में बात करते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में प्रक्रिया। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हमेशा सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। ये प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पे लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का जब प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद में सिर्फ लोकसभा की सहमति या स्वीकृति लेना पड़ता है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। देखिए यहाँ पर हम बात करें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में या राज्यसभा के संदर्भ में, तो उपराष्ट्रपति का जो हटाने का प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। यहाँ पर राज्यसभा में इसलिए लाया जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। देखिए हम बात करें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में,
तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वह अपनी मनमानी करने लगे तो राज्यसभा प्रस्ताव द्वारा उसे 5 वर्ष पूर्व भी अपने पद से हटा सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें विशेष शक्ति के संदर्भ में, राज्यसभा के संदर्भ में, कि राज्यसभा की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बात करें राज्यसभा की शक्ति के बारे में, पावर के बारे में, तो अनुच्छेद 249 यानी कि अनुच्छेद 249 की हम बात करें तो राज्यसभा के संदर्भ में यह शक्ति दी गई है कि कोई भी अगर राज्य विषय का राष्ट्रीय हित में हो, यानी जो राज्य सूची में रखा गया कार्य हो और राष्ट्रीय हित में हो, उसको लेकर के राज्यसभा कानून बना सकती है और वो कानून 1 वर्ष के लिए लागू होगा। देखिए हम बात करें 249 के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 249 के तहत जो भी राज्य सूची है, जैसे कि राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय हैं, तो उन 66 विषयों में से जब राज्यसभा को ऐसा महसूस हो कि ये विषय किसके हित में है, राष्ट्रीय हित में है, तो उस पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। वो कहाँ पे लाया जाएगा? राज्यसभा में। तो अनुच्छेद 249 राज्यसभा की शक्ति के बारे में हमें बताता है। हम बात करें अनुच्छेद 312 के संदर्भ में, अनुच्छेद 312 जिसके तहत भी राज्यसभा की जो शक्ति है उसका विस्तार होता है। यहाँ पर 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। यानी कि जब महसूस हो राज्यसभा को कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना होना अति आवश्यक है, तब वह नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। यानी कि ये दोनों जो कार्य हैं वो सिर्फ किसके हैं? राज्यसभा के। यानी ये दोनों जो शक्ति है, विशेष शक्ति है, वह राज्यसभा के पास है, ना कि लोकसभा के पास। देखिए इसी प्रकार से हमने कार्य व शक्तियों के बारे में अध्ययन किया, उसी प्रकार हम इसकी थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं, क्योंकि आलोचना इसलिए करनी पड़ रही है कि हर संस्था में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसी कमी को किस प्रकार से दूर किया जाए या इसमें कौन कौन सी कमी है। देखिए हम बात करें रचना के संबंध में कमी, क्योंकि हम यहाँ बात करें रचना के संबंध में कमी, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह कहाँ से निर्वाचित होते हैं? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। यानी हम बात करें तो वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुई, क्योंकि वहाँ पर व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, उसमें आम जनता भाग नहीं ली, इसलिए यह इन उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं करते, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, इसलिए यह भी एक इसमें विशेष कमी है राज्यसभा में। राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उसमें क्या होता है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जैसे हमारे यहाँ पे सपा है क्षेत्रीय पार्टी, और भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उनको क्या होता है कि विधानसभा में दबदबा होने के कारण उनके सदस्य राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, जो राष्ट्रीय हित में नहीं होते,
क्योंकि राष्ट्रीय हित में ऐसे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर बहुलवादी पद्धति के कारण वहाँ पर सदस्यों की संख्या असमान होने के कारण यह अपने स्वार्थ सिद्ध करने के कारण सरकार को प्रलोभन देते हैं, सीटों का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें रचना संबंधी भी इसमें बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे होता है कि धन के प्रलोभन में आकर के प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण व्यक्ति धन का प्रयोग कर लेता है। धन के प्रयोग की वजह से यहाँ पर अव्यवस्था का कारण, यानी कि व्यवस्था ठीक प्रकार की नहीं है राज्यसभा की, जो रचना से संबंधित है। देखिए, मनोनीत सदस्यों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा में कार्यपालिका अपने आप में एक निरंकुशता प्रकट करती है, क्योंकि 12 सदस्यों के द्वारा किसी भी विधेयक पर अगर चुनाव किया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है, तो इनका समर्थन प्राप्त हो जाता है। ये मनोनीत सदस्य बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लोगों से जुड़े हुए होते हैं। ये सिर्फ किसका पक्ष लेते हैं? सरकार का पक्ष लेते हैं। तो ये भी क्या हुई, एक इसमें बहुत बड़ी कमी है राज्यसभा में। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष है, विधानसभा के द्वारा हो रहा है। तो क्या राज्यसभा जनता और प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगी? नहीं, वो अपनी इच्छा से सरकार को जो उसे चुनती है उसको खुश करने के लिए कार्य करेगी। तो ऐसा होने की स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रहित में कार्य नहीं होगा। इसलिए इसे एक अप्रजातांत्रिक भी कहते हैं राज्यसभा को, क्योंकि ये संघात्मक की तो व्यवस्था करती है, लेकिन यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनने के कारण क्या होता है कि यह अपनी इच्छा से कार्य करती है। पैसों के आधार पर लोग सीटें खरीद लेते हैं और राज्यसभा में चले जाते हैं। हम बात करें राजनीतिक शरण गृह के रूप में। राजनीतिक शरण गृह के रूप में कार्य करती है राज्यसभा। जो कोई सदस्य, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे सदस्य होते हैं जो संसद के जो जीत नहीं पाते, जो लोकसभा के चुनाव तो जीत नहीं पाते, लेकिन राजनीतिक शरण होने के कारण यहाँ पर उन्हें चुन लिया जाता है। यहाँ हम बात करें तो कुछ धनवान, कुछ अमीर, कुछ कुलीन वर्ग यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो पैसों के दम पर राजनीतिक शरण ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार व्यक्ति और बेईमान व्यक्ति यहाँ पर राजनीतिक शरण का गढ़ कर रखे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शरण का भी यह एक गढ़ है। इसलिए इसमें ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी कमी है। हम बात करें शक्ति के आधार पर, देखिए हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है वो लोकसभा जितनी शक्तिशाली नहीं है। देखिए, हम तुलनात्मक अध्ययन करें अमेरिका की सीनेट की और हमारे राज्यसभा की, तो वहाँ पे और यहाँ पर बहुत फ़र्क है। सीनेट हमारे यहाँ राज्यसभा से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हमारी राज्यसभा इतनी शक्तिशाली नहीं है। यहाँ पर देखा होगा आपने कि जब विधेयक संबंधी जो साधारण विधेयक आता है उसमें अपनी मनमानी नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें लोकसभा में अधिक बहुमत होने के कारण अगर संयुक्त बैठक होती है तो हार किसकी होगी? राज्यसभा की। इसलिए हम कह सकते हैं शक्ति के आधार पे भी राज्यसभा को कमज़ोर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राज्यसभा को कमज़ोर बनाया गया है। इस प्रकार से हम बात करें सदस्यों की संख्या के आधार पर,
पांचवी विशेषता, छठी विशेषता यह है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर जिस प्रकार से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इनमें क्या होता है कि प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट चुने जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो वहाँ पर जो संख्या होती है वो समान होती है। प्रत्येक राज्य को समान सदस्य संख्या होने के कारण राज्यसभा में समानता का दर्जा मिलता है। लेकिन भारत में राज्यों को समानता का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ राज्यों से संख्या 10 है तो कुछ के पास अधिक है, कुछ के पास कम है। यहाँ पर जनसंख्या के आधार पे कर रखा है, जबकि वहाँ पर राज्य के आधार पर अधिका सदस्यों की संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में बहुत कमियां हैं। हम बात करें राज्यसभा की औचित्य के बारे में कि क्या राज्यसभा में इतनी कमियां होते हुए भी क्या लाभकारी है या नहीं। देखिए, राज्यसभा में इतनी कमियां होने के बावजूद भी राज्यसभा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सदन है, एक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण सदन है। राज्यसभा लोकसभा की निरंकुशता पर रोक लगाती है संविधान संशोधन के माध्यम से। महाभियोग में भी राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने में भी राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के जो सूची के विषय होते हैं उन पे कानून बनाने में, चाहे नई अखिल भारतीय सेवा में भी राज्यसभा का महत्वपूर्ण भूमिका होती। देखिए, इसलिए हम नहीं कह सकते कि राज्यसभा एक कमज़ोर और बिना महत्व की, इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि राज्यसभा का भी अपने आप में एक उपयोग है। इसी प्रकार से हमने बात की राज्यसभा के संदर्भ में। आज हमने पढ़ा राज्यसभा के कार्य व शक्तियाँ व आलोचना और निष्कर्ष, इसका औचित्य क्या है, उसके संदर्भ में हमने विस्तृत अध्ययन किया। देखिए, राज्यसभा के बारे में जो लगभग कंप्लीट बातें थी वो हो चुकी है, इनके कार्य वगैरह सब कुछ। अब हम अगली जो कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे लोकसभा के लिए। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।